बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा 112 और टॉपिक है केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस जो है बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और साइक्लिक फास्फोरिलेशन को डिस्कस किया था। ड्यूरिंग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उस सिंथेसिस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर फ्लो होता है तो जो उससे एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन आयंस जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं जब वाटर की ब्रेकडाउन होती है तो उससे प्रोड्यूस होते हैं, उसके ग्रेडियंट को डेवलप करवा के एटीपी सिंथेस की मदद से एटीपी की सिंथेसिस की जाती है और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करने से जो रिलीज होती है उसको यूज किया जाता है। तो इसको हम डिटेल से आज डिस्कस करते हैं विद डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास है केमियोस्मोसिस। बेसिकली द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, द मैकेनिज्म ऑफ ATP synthesis is chemiosmosis। और क्लास ये याद रखिएगा, केमियोस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर अकर एट द सेम टाइम। तो केमियोस्मोसिस इज द कपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस टू ATP प्रोडक्शन। अब इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो हाइड्रोजन ग्रेडियंट है वो डेवलप कैसे होता है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन पंप प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस अक्रॉस मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हाइड्रोजन आयन को पंप करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम स्ट्रोमा टू इनसाइड द ल्यूमेन। तो बच्चों ये हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है हमने बार बार डिस्कस किया है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर बेसिकली ये लाइट रिएक्शन होता है जिसको हमने बार बार डिस्कस किया। तो ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है जर्नल, और इस एक को हम यानी जब बहुत सारे थैलाकॉइड मिल जाते हैं 50 और मोर देन 50 तो ये बना देते हैं ग्रेनम। ठीक हो गया। और ग्रेनम के अंदर एक हम अगर सैक की बात करें तो उसे हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और ये जो है अंदर जो है ये ल्यूमन होता है। थैलाकॉइड्स के जो है ऊपर लाइट रिएक्शन होता है और ये डिफरेंट जो है थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब हम इसी एक मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक वाली डायग्राम को ही मैं थोड़ा सा प्रॉपर करके बना देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूं। ये हमारे पास एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को हम प्रॉपर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मेम्ब्रेन है, हम जानते हैं कोई भी मेम्ब्रेन हो वो फास्फोलिपिड की बाइलेयर से बनती है और इसमें
डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। तो ये मैं फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स बना रहा हूं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास उसकी टेल रीजन है जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो हमारे पास ये मेम्ब्रेन हो गई। ठीक हो गया। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बेसिकली इसी को हमने, ये पूरी मेम्ब्रेन इसी तरह से होती है। और आपको याद होगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले जो फोटो सिस्टम होता है उसका नाम आपको याद होगा, हमने नाम दिया था फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये बेसिकली रिएक्शन में पहले प्रेजेंट होता है, और इसकी एबिलिटी होती है कि ये 680 नैनोमीटर वेव लेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। जो सनलाइट आती है इसको ये ऑब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। किसके पास? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और उससे फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किसके पास करते हैं? हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो हमारे पास क्या होता है? प्लास्टोक्यूनोन। क्या होता है? यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा वो होगा प्लास्टोक्यूनोन। और जो मैंने ये ब्लू कलर का बनाया है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जो कि डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम से बना होता है। कॉम्प्लेक्स B6F मेजर होता है इसका। और फिर ये आगे ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, यानी पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर प्लास्टोक्यूनोन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और ये फिर आगे ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन टू फेरिडॉक्सिन। किसको? सॉरी, प्लास्टोसायानीन। प्लास्टोसायानीन। प्लास्टोसायानीन इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। और ये अब कॉपर कंटेनिंग जो प्रोटीन है ये फिर आगे किसको देगी? डेफिनेटली फोटो सिस्टम 2 को जो है, सॉरी फुटसम 1 नेक्स्ट है, फुटसम 1 को ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 जो है इसकी एबिलिटी होती है कि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। और फिर ये आगे अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ अटैच होता है, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट आती है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर वो आगे किसके साथ कनेक्टेड होता है? एक और प्रोटीन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको देगा फेरिडॉक्सिन को। ठीक हो गया। अब हमें ये पता है कि फोटो सिस्टम 2 के ऊपर वाटर की फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस हमने बात की थी कि
सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर जो है ब्रेक डाउन होता है 2 हाइड्रोजन आइंस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, and this oxygen atom immediately react with another oxygen atom to form oxygen molecule which release into the atmosphere। ठीक हो गया। अब क्लास समझने की बात यह है कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाते हैं, जो होल क्रिएट होगा फोटो सिस्टम 2 के अंदर उसको फिल करने के लिए। बाकी जो है हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये जो होते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस जो है पंप कर दिए जाते हैं इनटू दी थैलाकॉइड ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर दिया जाता है और इससे ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके एटीपी की सिंथेसिस की जाती है। और साथ ही लास्ट में जो फेरिडॉक्सिन है ये एटीपी रिडक्टेज इंजाइम एनएडीपी रिडक्टेज की इंजाइम की मदद से एनएडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं NADPH के अंदर प्लस हाइड्रोजन आयन, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब मेन पॉइंट जो केमियोस्मोसिस का है वो समझने वाला है। बेटा जब हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ल्यूमन के अंदर हायर कंसंट्रेशन में हो जाते हैं। क्यों हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में हो गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन हाइड्रोजन आयंस को इसके अंदर पंप कर देती है और जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जबकि स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो पर यहां पर एक इंजाइम जो है वो वर्क करता है और उस इंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज इंजाइम जो है वो यहां पर वर्क करेगा और ये एटीपी जो सिंथेज इंजाइम है वो बेसिकली यहां पर उस एनर्जी को यूज करेगा जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो, और उस एनर्जी को यूज करके ये जो एटीपी सिंथेज है, जब हाइड्रोजन आयंस की ल्यूमन से यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब ये मूव करवाता है, यानी ल्यूमन टू स्ट्रोमा जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं तो इससे एटीपी सिंथेज जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट के अंदर उसको यूज करता है और एटीपी सिंथेज एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी के अंदर, और इस एटीपी की सिंथेसिस को बोलते हैं केमियोस्मोसिस। क्लियर हो गया? तो देखिए हमने नेक्स्ट क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप्स हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस को ल्यूमन में पंप किया जाता है और फिर उससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एटीपी सिंथेज की मदद से मूव करवाते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, उसको यूज करके एडीपी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एटीपी के अंदर। तो
energy required for pumping hydrogen ion membrane come from the electron moving through electron transport chain. एनर्जी जो है वो कहां से आएगी? जब हाइड्रोजन आयंस को ल्यूमन के अंदर पंप किया जाता है, वो एनर्जी आएगी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टोक्यूनोन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू पंप हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा इनसाइड द ल्यूमन। क्लियर? उसके बाद क्या है? एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब जो एनर्जी जो है वो किसमें? हाइड्रोजन आयन जब अंदर ज्यादा हो जाएंगे ल्यूमन में, तो इससे ग्रेडियंट डेवलप होगा और ग्रेडियंट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ये डिफ्यूजन के जरिए एटीपी सिंथेज एंजाइम की मदद से ल्यूमन से मूव करेंगे किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय एटीपी सिंथेज टू कन्वर्ट एडीपी बाय रिएक्टिंग विद वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू इनटू ATP. This ATP production is called chemiosmosis. When hydrogen ions move through the membrane through special complex ATP synthase, यानी हाइड्रोजन आयन जब ल्यूमन से सोमा के अंदर मूव करेंगे ATP सिंथेज की मदद से, where built in the thylakoid membrane. During this diffusion, energy of electron used to synthesize ATP called केमिओस्मोसिस। यानी जब हाइड्रोजन आयंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एटीपी सिंथेज की मदद से मूव करेंगे, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बनाया जाता है? एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिओस्मोसिस। शॉर्ट लफ्जों में अगर बताऊं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रोजन आयंस को ल्यूमन में ग्रेडियंट के तौर पर डेवलप करवा दिया जाता है। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और यही एनर्जी जब दोबारा यूज होती है, कब? जब इन हाइड्रोजन आयंस को एटीपी सिंथेज एंजाइम की मदद से ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर डाला जाता है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को एडीपी को रिएक्ट करवा के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या बनाई जाएगी? एटीपी। दिस इज कॉल्ड केमिओस्मोसिस। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डार्क रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।